ताकि ओके। तो आप सबको मेरी आवाज तो आ ही रही है। अभी मैं यहाँ पे शेयरिंग करता हूँ, 2 मिनट रुकिए, स्क्रीन शेयर। और ये आपको दिख रहा होगा। क्या आप सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। तो आज जो हम चैट बॉक्स में प्लीज डालिए जल्दी। क्या आपको स्क्रीन पे स्क्रीन दिख रहा है क्या सभी को? चैट बॉक्स में डालिए, या आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। अच्छा, किसने भेजा है? यस करके, ठीक है, ओके, थैंक यू तुषार। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की जो बेसिक मीटिंग है ना, ये बजट पे क्या चेंजेस आए हैं जीएसटी के लिए, और सबसे मेन चीज ई वे बिल के ऊपर। अभी महाराष्ट्र में इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं था, लेकिन मैं नया अपडेट दे देता हूँ कि अब महाराष्ट्र भी इंट्रा मतलब विद इन द महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्टेशन में, इवन आपके लोकल में, आपकी गली में भी आके चेकिंग कर रहे हैं। तो उसके कारण बहुत सारे क्लाइंट्स को भी उनको आ रहे हैं, और अभी पेनल्टी भी लग रही है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि ये भी मैं अपडेट दे दूं कि ईवे बिल में क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी मीटिंग आज की, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले मैं ईवे बिल को रिवाइज करना चाहता हूं, क्योंकि ये सभी जन हम रेगुलरली करते ही रहते हैं, ताकि ईवे बिल पे हमको आगे जाके अगर नोटिस आती है तो उसमें हमको कंप्लायंस आसानी से हो। क्योंकि ईवे बिल ऐसा है कि हम सब काम भी सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन इररिलेवेंट से हमको बहुत सारी पेनल्टी, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख हमको ऐसे ही भरने पड़ेंगे। और ऐसी जगह हो सकता है कि हम भी आपकी कोई भी तरह की मदद ना करें, ठीक है? तो इसमें बेसिक्स बेसिक्स क्या चीजें हैं ईवे बिल में, उसकी हम चर्चा आज यहाँ पे ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसा है कि ईवे बिल के लिए आपको चाहिए, आप जब भी माल, ईवे बिल कब लगता है? जब भी माल का, गुड्स का मूवमेंट होता है, माल का मूवमेंट होता है व्हीकल से, ठीक है ना? बैलगाड़ी से नहीं। बैलगाड़ी से ईवे बिल नहीं लगता है। जब माल गाड़ी से मूवमेंट होता है एक जगह दूसरे जगह, तो ईवे बिल लगता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ईवे बिल कब लगता है? अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र माल बेच रहे हो, तो अगर आपका इनवॉइस 50,000 है तो ईवे बिल लगता है। तीसरा, अगर आप विद इन द महाराष्ट्र माल बेच रहे हो तो उसकी लिमिट है 1 लाख, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सर्कुलर दिया कि 1 लाख की लिमिट रहेगी करके। चौथा, अगर आप जॉब वर्क के लिए भेज रहे हो तो कब लगता है? आउट ऑफ महाराष्ट्र भेज रहे हो तो 1 रुपए का भी अगर आपका ईवे मतलब आपका माल है तो भी ईवे भी लगता है। मैं देखता हूँ यहाँ से महाराष्ट्र कर्नाटका में जाता है जॉब वर्क के लिए, तो उस टाइम पे आपको ईवे बिल बनाना कंपलसरी है। जब रिटर्न आता है फिर से बनाना कंपलसरी है। आप नहीं बनाएंगे तो बाद में ऑफिसर बाद में भी अलग तरह का दंड लगा सकता है कि आपने रूल को फॉलो नहीं किया है, अंडर सेक्शन 125 में पेनल्टी लगा सकता है, ठीक है? ये पेनल्टी की हम बाद में बातें करेंगे, पहले हम बताएंगे कि हमको करना क्या क्या है। तो लोकल विद इन महाराष्ट्र में अगर आप जॉब वर्क कर रहे हो टेक्सटाइल के लिए स्पेसिफिकली, तो एग्जामेशन है। स्पेशल लोकल लिमिट में कुछ 20 किलोमीटर तक एग्जामेशन है, तो वहां तक आप करो जॉब वर्क में, कोई ईवे बिल की गरज नहीं है। लेकिन ईवे बिल की गरज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी डॉक्यूमेंट की गरज नहीं है, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, ठीक है? तो अगर आप जॉब वर्क के लिए, अगर आप विद इन द महाराष्ट्र में अगर आप माल भेज रहे हो, तो जो जीएसटी में हमने जो स्टार्टिंग में 2017-18 में मीटिंग ली थी उसमें बताया था, एक होता है टैक्स इनवॉइस, एक होता है डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान में वो सब कुछ मौजूद रहते हैं जो एक टैक्स इनवॉइस में रहता है, सिर्फ और सिर्फ उस पर टैक्स अमाउंट नहीं रहता है, बाकी टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, किसको माल भेज रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ माल जा रहा है, कितना क्वांटिटी है, उसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, वो तक भी सब लिखा हुआ रहता है। तो ये सब डिलीवरी चालान में है। और अगर आपका माल पकड़ा गया और उस वक्त डिलीवरी चालान उस फॉर्मेट में नहीं रहा, तो आई एम सॉरी टू से, फिर से वहां पे दंड लग सकता है, ठीक है? ये ध्यान रखिए। डिलीवरी चालान हमने पहले भी आपको शेयर किया है, आप गूगल में भी जाके देखोगे तो भी मिलेगा, और आपको नहीं मिल रहा है, नहीं है आपका पहले का दिया हुआ, आप हमको पिन कीजिए व्हाट्सएप पे या मेल डालिए, हम आपको फॉर्मेट फिर से दे देंगे, ठीक है? पर वो फॉर्मेट में पूरे डिटेल्स रहने चाहिए, नहीं रहा तो दंड लग सकता है। अब सवाल ये रहता है कि जब माल बिक रहा है, अब जब ड्रॉपर की तो हमने बात कर दी है, ठीक है ना? अब माल जब बिक रहा है तो कई बार ये हो जाता है कि सभी, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्लाइंट्स को अभी ई इनवॉइसिंग लागू हो गया, जिसका 5 करोड़ के ऊपर है, ये तो सबको पता है अभी, ठीक है? तो 5 करोड़ के ऊपर अगर आपका सेल कभी भी हुआ था 2017-18 से लेके मार्च 23-24 तक, ठीक है, तो आपको ई इनवॉइस करना कंपलसरी है, ठीक है? ये सबको पता है और सब जन ई इनवॉइस कर भी रहे हैं। पर सवाल ये है, जब माल हमारा रवाना होता है
तो क्या हम जब आउट ऑफ स्टेट माल जाता है तो हम ई इनवॉइस करते हैं? जनरली क्लाइंट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, नॉर्मल इनवॉइस भेज देते हैं और शाम को या अगले दिन ई इनवॉइस करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा ये गलत तरीका है, क्योंकि इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है अगर आपको ई इनवॉइस है तो इसलिए आपको ई इनवॉइसिंग करना कंपलसरी है, माल के साथ में ई इनवॉइस ही जाना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। मैंने टैक्स इनवॉइस की बात कर दी है, मैंने ईवे बिल की बात कर दी है, जॉबर की बात कर दी है, आउटसाइड महाराष्ट्र की मैंने बात आपसे कर ली है। ठीक है, तो ये सब चीजें अपनी होनी चाहिए। और एक चीज, जब भी आपका माल आउट ऑफ स्टेट या कहीं भी जा रहा है और ये बिल आपने बनाया है, तो आपको बिल टू, शिप टू, बिल टू मतलब क्या होता है, किसको बिल किया, शिप टू मतलब ये माल भले ही बिल आपने ए को किया है, लेकिन माल जा रहा है बी जगह, तो वहां बी का नाम आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप बैठे हो या महाराष्ट्र में माल निकल रहा है कर्नाटका से उत्तर प्रदेश, तो आप लिखोगे डिस्पैच फ्रॉम कर्नाटका। ओके, बिल फ्रॉम आपसे आ गया। शिप टू, सपोज कहाँ जा रहा है, उत्तर प्रदेश जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिल किया उत्तर प्रदेश को और माल जा रहा है वेस्ट बंगाल, तो आप क्या लिखोगे, डिस्पैच फ्रॉम कर्नाटका। ओके, बिल टू उत्तर प्रदेश एंड डिस्पैच, बिल टू उत्तर प्रदेश एंड शिप टू वेस्ट बंगाल। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको ध्यान में सोच समझ के आपको ई बिल बनाना होगा। अक्सर देखा गया है कि ई बिल का हम प्रॉपर तरीके से कंप्लाई करते नहीं है या प्रॉपर करते नहीं है। और एक चीज जो मैंने पिछले मीटिंग में भी कही थी, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ आपके सामने, जितने भी लोकल में ईवे आपको माल आता है यान का, से फॉर एग्जाम्पल, तो इनवर्ड ईवे बिल कई सारे लोग नहीं बनाते, क्योंकि आउटवर्ड का जो ईवे बिल यान की पार्टी बनाती नहीं, क्योंकि वो गुड्स का मूवमेंट करती नहीं है। गुड्स का मूवमेंट करती कौन है, जो बायर है वो मूवमेंट करता है। तो अगर आप गुड्स का मूवमेंट आप कर रहे हो और आपने भी ईवे बिल नहीं बनाया है, अगर सेलर ने नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया है, तो जब आपका असेसमेंट होगा जीएसटी का, ऑफिसर आपको एक ही चीज पूछेगा, सर आपको माल मिल गया, इसका प्रूफ क्या है। मैं एक ही क्वेश्चन को पूछना चाहूंगा, माल मिल गया आपको, उसका प्रूफ क्या है। तो आप कहेंगे सर मेरे पास इनवॉइस है। इनवॉइस होने से क्या होता है, इनवॉइस तो किसी के पास भी होता है। वो पूछेंगे कि क्या आपके पास ईमेल मिले है, आप कहोगे नहीं है सर। तीसरा वो पूछेंगे कि आपके पास कोई स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन है क्या यान का, तो आप कहोगे कि सर नहीं, हम तो कपड़े का स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करते हैं, तो यान का कहां से करेंगे हम। तो कहेंगे कुछ तो प्रूफ है क्या आपके पास कि माल मिला, नहीं कोई प्रूफ नहीं है सर हमारे, गेट पास है वहां का, वो मायने नहीं रखता है। तो चूंकि कोई प्रूफ ही नहीं है, इसलिए मेरा कहना है कि इनवर्ड ईवे बिल बनाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे अलर्ट रहिए। महीने में 50 बिल आए और 40 का बनाया, 10 का नहीं बनाया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए करना है तो पूरा फॉलो करो, नहीं तो आधा अधूरा फॉलो बिल्कुल भी मत करो, पूरी तरह से फॉलो करो। और इसका जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको ये बात, 2 से 3 साल बाद नोटिस आएगी, तब जो फॉलो करेगा उसको नोटिस नहीं आएगी, तो फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, हम उसके लिए लिटिगेशन करेंगे, फाइट करेंगे, उनको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टेंशन लेना पड़ेगा। तो आपको टेंशन से काम करना है या बिना टेंशन के काम करना है, वो आप खुद डिसाइड आप करो, उसमें आप आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए फिर हम अभी आगे बढ़ते हैं। ईवे बिल के संदर्भ में किसी को शंका है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी को शंका है तो आप प्लीज पूछिए ईवे बिल के बारे में, ताकि हम फिर आगे बढ़ेंगे बजट की और 53 जीएसटी पॉलिसी मीटिंग के बारे में। किसी को भी शंका है तो अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, रामचंद्र बोलो, आपको क्या क्वेश्चन है। हाँ, मंथ एंड में अगर बिल रहेगा तो उसी टाइम ही बिल करना पड़ेगा, बिल 31 तारीख का यान का बिल। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है रामकिशोर। देखो मंथ एंड का कोई भी बिल है तो जीएसटी क्या कहता है, सेक्शन 16(2) क्या कहता है कि आपको माल मिलना चाहिए। अगर आपको माल नहीं मिला है तो आप उस महीने में क्रेडिट ले ही नहीं सकते हो। तो आगे हम्म। इस तरह की नोटिस भी आने वाली है कि सपोज आपको माल दिल्ली से, उत्तर गुजरात से यहाँ पे आया है 31 जुलाई का, ठीक है, लेकिन उनको इस सबको पता रहता है, डाटा साइंस चल रहा है अभी, डाटा साइंटिस्ट है गूगल अभी, सब कुछ डाटा साइंस है। इजीली एक सॉफ्टवेयर रन करेंगे, पता चल जाएगा कि 31 जुलाई को इतने इनवॉइस बने हैं, और ये किलोमीटर यहाँ पे 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर एक दिन में पार नहीं होने वाला है। तो इमीडिएटली एक नोटिस रेज होगी, भाई आपने इसका क्रेडिट कब लिया।
तो अगर जो क्लाइंट कहेगा सर मैंने जुलाई में ले लिया है उसका क्रेडिट, तो उसको पूछा जाएगा सर आपने जुलाई में लिया, माल तो मिला ही नहीं आपको, जब माल ही 31 जुलाई को वहां से निकला है, कम से कम 3-4 अगस्त को यहाँ पहुंचा होगा। तो ऐसी जगह में आपको दिक्कत आ सकती है, आईटीसी क्रेडिट का डबल आपको नुकसान होगा, वो मैं बाद में कभी समझाऊंगा डबल नुकसान किस तरह से होता है। सवाल अभी रामचंद्र के क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई जब आपको माल इनवर्ट मतलब सामने वाली पार्टी ने नहीं बनाया है, तो सपोज आपने 31 जुलाई को माल खरीदी किया है, तो 31 जुलाई को ही आपको इसका इनवर्ट बिल बनाना पड़ेगा। नहीं बनाओगे तो उसका क्रेडिट आपको उस मंथ में नहीं मिलेगा, आपको अगले महीने में लेना पड़ेगा जब आप ईवे बिल बनाओगे। और किसी की कोई शंका है तो पूछो, क्योंकि ईवे बिल में बहुत सारे दंड अभी लग रहे हैं और लगना शुरू हो गए हैं। अभी तक तो अपने क्लाइंट को सिर्फ 1 या 2% तक की नोटिस आई है, किसी को कोई नोटिस नहीं है, क्योंकि हमने बार बार ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की है कि आपको क्या क्या चीज का प्रावधान का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको दंड न लगे। और आउटवर्ड में भी वो मंथ एंड में बनाना पड़ेगा, जैसे 31 का बिल है तो 31 में ही बनाना पड़ेगा लास्ट। हाँ, जब आपका माल रवाना होगा उसी दिन बनाना होगा। हाँ हाँ। हम्म। ओके। हाँ ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर लोगों को देखने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, हम फिर से स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ओके। तो अभी क्या आया है नया जीएसटी के पिछले जुलाई महीने में, पूरा जून महीने में क्या नया आया है उस पर हम थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहला ओवरव्यू आया है कि एक एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो कि पास होने वाली है अभी सेक्शन 128 में, जो बजट में भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि 2017, 18, 19 और 19-20 अगर आपका किसी भी तरह का असेसमेंट आपके ऊपर हो चुका है, आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेवी कर दिया गया है, तो बहुत सिंपल स्कीम डाली है कि आप टैक्स पे कर दीजिए, इंटरेस्ट और पेनल्टी को हम पूरा माफ कर देते हैं। तो आपको किसी भी तरह की कोई आपकी फर्म, आपकी सिस्टर फर्म की, आपके फ्रेंड्स की, किसी की भी फर्म में कोई नोटिस आई हुई है, तो आप डिस्कस कर सकते हो कि 17, 18, 18, 19, 19, 20 के लिए सरकार कहती है आप टैक्स भर दो, बाकी सब कुछ हम आपके लिए माफ कर देंगे। उसका एक मैकेनिज्म आएगा, एक फॉर्म आएगा, वो प्रॉपर भरना होगा, तभी केस पूरा क्लोज होगा। दूसरा, कभी कभार ऐसा होता है कि हमने टैक्स पे कर दिया है, ठीक है, 3B के रिटर्न में टैक्स पे कर दिया है, लेकिन कुछ 3B में कुछ तकनीकी गलतियां रह गई है जिसको हमको सॉल्व करके रिटर्न भरना है, तो हमने 2-3 दिन बाद में समझो रिटर्न भरा, तो इंटरेस्ट की नोटिस आती है कि रिटर्न आपने बाद में भरा, लेकिन हम ये कहते थे कि सर रिटर्न हमने बाद में भरा लेकिन टैक्स तो हमने 20 तारीख के पहले पे कर दिया है। तो ऐसी चीजों में सरकार ने उसको माफी दे दी है कि जिसने भी पैसा ड्यू डेट के पहले भरा है और रिटर्न भरा है बाद में फाइल किया है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब आरसीएम की क्रेडिट, आपको पता है आरसीएम की क्रेडिट जो सपोज एक ट्रांसपोर्टर है जो रजिस्टर्ड नहीं है, मैं कहूंगा रजिस्टर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, समझो एडवोकेट है, किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट जहाँ पे सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, उसका क्रेडिट आपने कोई महीने में रह गया है, तो आप अगले महीने, अगले साल, 2 साल कभी भी उसका आप क्रेडिट ले सकते हो। आप सेल्फ इन्वॉइस बन के सिर्फ आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आप उसको क्रेडिट आप उसके ले सकते हो। सेक्शन 16/4 इसमें बाधित नहीं करेगा। अब एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं सबको चाहूंगा कि बहुत ध्यान से सुनो, क्रेडिट नोट जो हम बहुत आसानी से बना देते थे, गलती से बिल भी बन गया तो भी बना देते थे, कुछ क्रेडिट नोट करना है तो भी बना देते थे, सरकार ने उसके ऊपर बहुत बड़ा एक नियम डाल दिया है। क्योंकि नियम क्या था सेक्शन 53(b)(2) में कि क्रेडिट नोट इशू किया तो आप क्रेडिट नोट का आपका टैक्स कम कर सकते हो। कब कम कर सकते हो? जब सामने वाली पार्टी ने उतना आईटीसी रिवर्स कर दिया है, तो वो देखेंगे कैसे कि आईटीसी रिवर्स कर दिया है। उसका एक उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया है, सर्कुलर दिया है, वो मैं आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मैं रिपीट करता हूँ, सभी जन ध्यान दीजिए, क्रेडिट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे विद एग्जांपल आपको इसमें एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, अभी नोटिस जो हमको 73 और 74 में आती थी वो 31 मार्च 24 को क्लोज हो जाएंगी, उसके बाद में 73 और 74 में नोटिस नहीं आएगी। नया सेक्शन है 74A जो कि डिपार्टमेंट के पक्ष में सेक्शन है, हमारे जो पक्ष में सेक्शन था उन दोनों को उन्होंने एबोलिश कर दिया है। वो 74A नया नोटिस उन्होंने सेक्शन निकाल दिया है जो कि प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, वो हम आगे जाके देखेंगे, जहाँ पे जो सही व्यापारी है उनके लिए भी तकलीफ हो गई है।
तो हम ये आगे जाके चेक करेंगे। ठीक है, कुछ रेट चेंजेस किए हैं गुड्स और सर्विसेज में, वो तो आप सबको आपके फील्ड में आप ध्यान देते हो, पर ये है। ठीक है, एक खास कर का चेंज ये है कि जो पहले कोई इसमें किराना में काम करता था, तो आपको पता है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में 25 किलो तक की सिर्फ वहां पे फोकस रहता था, उसके बाद में नियम पाबंद कुछ नहीं थे। पर उसमें उन्होंने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में चेंज कर दिया है कोई तो किसी तरह का, तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि 25 किलो का ऊपर का भी अगर आपका बैग रहेगा तो वो भी अभी जीएसटी के दायरे में 5% में आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो एग्रीकल्चर फार्म का प्रोडक्ट है, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर फार्म प्रोडक्ट इन पैकेज ऑफ कमोडिटी, एग्रीकल्चर फार्म का कोई प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर इस तरह का कोई पाबंदी नहीं रहेगा, और वो 25 किलो के ऊपर है तो भी छूट में रहेगा। ठीक है, एक नया आ गया है जीएसटीआर 1A, उसकी भी मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा कि 1A होता क्या है। ठीक है, वन क्या होता है, 1A कैसे होता है, किस तरह से हमको काम करना है, जो कि अगर से लागू हो गया है सभी को, उसके बारे में भी मैं आपको सबको डिटेल में बताऊंगा, किस तरह से प्रोसेस होगा, क्या होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, एक है अपील में, पहले हम जब अपील करते थे फर्स्ट अपील तो 10% डिपॉजिट भरना पड़ता था, आगे ट्रिब्यूनल में हमको उसके अलावा 20% भरना पड़ता था, वो 20% को सरकार ने 10% कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई भी लिटिगेशन, अगर आपको डिस्प्यूट में आप बोलते हो मुझको टैक्स मुझे नहीं भरना है, जो कि अक्सर होता है, तो आपको टोटल 10% पहले 10% बाद में, समझो आपको डिमांड आया टैक्स 100 रुपए का, तो इसका मतलब आपको 20 रुपए टोटल आपको भरने होंगे, आपको टप्पे टप्पे में। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब मैं क्रेडिट नोट की बात करता हूँ, मैं आपको उदाहरण से ये सबको समझाता हूँ, आप ध्यान से सब जन सुनिए। अगर आप इधर उधर ध्यान दे रहे हो तो वहां छोड़िए और यहाँ पूरा ध्यान दीजिए आप। ठीक है, सपोज करके आप ए ने, जो हमारा क्लाइंट है, ए ने बी को माल बेचा। ठीक है, ए ने बी को माल बेचा सपोज 1000 किलो। ठीक है, और बी ने क्या किया 500 kg फिर से रिटर्न कर दिया, तो आप क्या करोगे, उतना 500 kg का आप उसको क्रेडिट नोट बना के दे दोगे, करेक्ट है, और उसको बोलोगे कि भाई मैंने, आप मेरा टैक्स कम कर दिया है, आप भी आपका आईटीसी रिवर्स कर दो। सेक्शन 53 क्या कहता है कि आईटीसी रिवर्स करने के लिए सामने वाले का कंफर्मेशन चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि भाई अभी तुम्हारे पास कोई पोर्टल पे सुविधा नहीं है, लेकिन आप एक काम करो, बी से एक सर्टिफिकेट लो सीए से, बी से एक सर्टिफिकेट लो सीए से, अगर 5 लाख के ऊपर का क्रेडिट अमाउंट है तो सर्टिफिकेट लो कि उसने आईटीसी रिवर्स कर दिया है 3B में, और अगर 5 लाख से कम का है तो सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट लो बी पार्टी से, ए पार्टी बी पार्टी से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा कि भाई आपने सेल्फ डिक्लेयर करके आपने आईटीसी रिवर्स कर दिया है। ऐसा सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो जो क्रेडिट नोट ने आपने आपका टैक्स कम किया है वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये कितना बड़ा प्रावधान है ये काम में, और एक काम जुड़ गया है कि जो जो बंदा, जो जो क्लाइंट क्रेडिट नोट इशू करता है उनके लिए ये काम बढ़ चुका है। मैं रिपीट करता हूँ, ये बढ़ चुका है। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, और आप सबको लिए फिर से फोरम ओपन करता हूँ कि आप किसी को शंका है यहाँ पे तो आप पूछिए, क्योंकि फिर बाद में ईयर एंड बाद में नोटिस आएगी, फिर तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तर मला एक शंका होती. हाँ बोला ना। आपण आता क्रेडिट नोट तर आपण जीएसटी वन जेव्हा फाईल करतोय, ज्यावेळी आपण हाँ बीला माल विकतोय, हाँ हाँ माल परत आला, आपण क्रेडिट हाँ, नोट इश्यू केलं, तर आपण जीएसटी वन मध्ये फाईल करतोच ना. जीएसटीआर मध्ये आपण फाईल करतो, सपोज आता तुम्ही ए आहे, ठीक है ना, आणि हम्म. आपण मला माल विकला, ठीक है, और हम्म. आपने मुझे माल बेचा, मैंने आपको माल रिटर्न कर दिया, आपने आपके जीएसटीआर में शो कर दिया क्रेडिट नोट, हम्म. मैंने वो आईटीसी कम किया है क्या नहीं किया वो आपको कैसे पता। तो आपने पहले सेल कर दिया वो मन में दिखाया उसका टैक्स भर दिया, आपने बाद में क्रेडिट नोट दे दिया, उससे आपने आपका टैक्स लायबिलिटी कम कर दिया ना, माइनस में कर दिया आपका टैक्स लायबिलिटी कम कर दिया आपने। मैंने पहले वाले का तो क्रेडिट पूरा लिया है, जो आपने क्रेडिट नोट दिया है वो मैंने अकाउंट किया कि नहीं किया, मेरा आईटीसी कम किया कि नहीं किया, ये आपको कैसे पता। गवर्नमेंट ने एज पर 2B से रिटर्न फॉलो करना है ना, वो 3B के लिए. इसीलिए तो ना, आपका मेरे पे कंट्रोल नहीं है ना कि मैंने क्या किया। हाँ सपोज मेरे को 2B में क्रेडिट नोट दिख रहा है पर फिर भी नहीं लिया मैंने, हाँ हाँ. मैंने मेरा आईटी से कम नहीं किया, तो इसलिए गवर्नमेंट बोलती है कि आप साल का एक्टिव सर्टिफिकेट लो, मंथ मंथ लो, मंथ एंड होने के बाद में साल का तो कम से कम लो कि भाई ये जितना भी अमाउंट का आईटीसी भी आपको सर्टिफिकेट देगा
ठीक है ना, समझो मैं हूँ आपको सर्टिफिकेट दूंगा कि जितना भी फुल सेटल मैंने क्रेडिट नोट आपने मुझे दिया है, ये मैंने मेरे आईटी से कम कर दिया है। अगर साल भर का ये 5 लाख के ऊपर है तो आपको सीए से सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना। बी क्या करेगा, अपने सीए के पास जाएगा, सीए से सर्टिफिकेट करके फिर आपको देगा। आप आपको सिंगल समझ 5 में, लाख नहीं बोल रहे, एनुअल 5 लाख बोल रहे हैं क्या आप? अभी तो फिलहाल उन्होंने इतना डिटेल में नहीं लिखा है। इवन जो 5 लाख लिखा है उसमें भी संदेह है, 5 लाख ओनली सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, क्या आईजीएसटी है। और ये तो आप B2B बोल रहे हैं, B2C का क्या होगा अभी? बी टू सी का भी लेना, बी टू सी का मेरे हिसाब से कोई गरज नहीं, क्योंकि बी टू सी में तो इशू है, क्योंकि वो सामने का रिटर्न भरता ही नहीं। ओके। तो बी टू बी में तो आपको ये फॉलो करना होगा, तो इसका एक फॉर्मेट बनाना होगा, कोई डिक्लेरेशन कुछ भी। मैं क्या कहता हूँ कि सर्कुलर तो एक्ट नहीं है, लेकिन सर्कुलर डायरेक्शन दे रहा है हमको कि हमको उसको चाहिए क्या है। पवन जी, हाँ जी। सर एक सवाल ऐसा था। अभी हाँ कई बार हम लोगों को पार्टियां जो पेमेंट देती है हाँ। काट के दे देती है, फिर हम लोगों के पास में और कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि भाई हम क्रेडिट नोट पास करें। ओके। और जब हम क्रेडिट नोट पास करते हैं वो सामने वाली पार्टी बोलती है कि नहीं मेरे को क्रेडिट नोट नहीं चाहिए, पेमेंट डिस्काउंट में राइट ऑफ कर दो, ये कर दो। वो जीएसटी को रिवर्सल करने ही नहीं देते हैं। हम लोग फिर जब पोर्टल पे क्रेडिट नोट डाल देते हैं, हम तो हाँ जबरदस्ती डाल देते हैं कि भाई हम तो ये जीएसटी वापस है, नुकसान क्यों करें, हम तो वापस से हमारा इसका ही क्लेम करेंगे, रिवर्स करेंगे। करेक्ट लेकिन वो है। अगली पार्टी उसको क्लेम करना ही नहीं चाहती, उसको बोल के हुए भी अगर वो नहीं कर रही है तो फिर ऐसे टाइम पे क्या करें? बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर है, पैसा वो देने वाला है। करेक्ट है। मेरा तो माल चला गया, अब वो पैसा मेरे को 100 की जगह अगर 80 रुपए ही दे रहा है, तो 20 रुपए कम दिया उसने आपको। 20 रुपए कम देता है, बोलता है मैंने आपका डिस्काउंट काट लिया। अब अगर मैं डिस्काउंट का क्रेडिट नोट पास करूं तो जीएसटी रिवर्सल करके करना पड़ेगा, तो वो बोलता है जीएसटी क्यों काटा, मेरे को तो एक्सेप्टेड ही नहीं है, मेरा जीएसटी क्यों कम कर रहे हो? इसीलिए ही मैं कहना चाहूंगा कि इसीलिए ही ये प्रॉब्लम है, और इसीलिए ही गवर्नमेंट ने निकाला है कि अगर आपने किसी को माल बेचा तो डिस्काउंट किया है और आपने उसको क्रेडिट नोट दिया है, तो उसको कम से कम उसको आपको एक सर्टिफिकेट देना क्योंकि वो करेगा ही पड़ेगा। नहीं ना, वो अगला पार्टी खुद का नुकसान क्यों करेगा? उसको जीएसटी सेट ऑफ तो 100 रुपए का मिल रहा है, इसीलिए जीएसटी इनपुट तो उसको 100 रुपए वाले का मिल रहा है, 5 रुपए मिल रहा है, वो क्यों अपना 1 रुपया 1.5 रुपया वापस से कम करेगा? हाँ तो सर इसीलिए ही उसने ये उन्होंने ये सर्कुलर लेके आया सर। आप समझने की कोशिश अब कीजिए। एज अ ये सेलर हमारे हाथ में क्या है? अगर सामने वाला हमें नहीं देता है, आपके पास एक ही हाथ में है कि आप उसको पे करो, क्योंकि आपको पेमेंट कम मिला है, क्योंकि आपको गुड्स का डिफिशिएंसी कुछ तो आया है, सर्विसेज में कुछ डिफिशिएंसी आया है। तो सर्विसेज का डिफिशिएंसी आप क्रेडिट नोट रेज कीजिए, और उसके उससे आपको कुछ ना कुछ पड़ेगा, उसको आपको लेना पड़ेगा कि भाई मैंने भी मेरा आईटीसी मैंने कम कर दिया है, उसके अलावा कोई भी पर्याय नहीं है तो आगे मेरा आईटीसी नहीं है, मैंने तो जाते वक्त जब गुड्स उसको बेचा 5 रुपया जीएसटी लगा के बेचा, नहीं वापस उसके से लिए उसने बात एक कीजिए ना। रुपया, तो मैं मेरा जीएसटी क्रेडिट वापस से बढ़ा रहा हूँ। नहीं मेरा जीएसटी यही तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप क्रेडिट नोट मतलब क्या होता है, आपने अगर क्रेडिट नोट इशू किया तो अरे आपको इसका सर, मतलब मेरा मेरा क्वेश्चन, मेरा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सामने वाली पार्टी वो 1 रुपया छोड़ना ही नहीं चाहती है। हाँ लेकिन वही तो प्रॉब्लम है ना सर, यही तो तो बिजनेस। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम तो फंस गए हैं। सर ये तो तो बिजनेस। हमारे लिए वो 1 रुपया नुकसान है। हाँ नहीं सर, ये लेकिन ये तो बिजनेस का पॉइंट है, इसमें तो हम आपको कुछ नहीं बता सकते, लेकिन आपका और क्लाइंट का अंडरस्टैंडिंग रहना नहीं, रहता। गवर्नमेंट के हिसाब से कि भाई रिप्रेजेंटेशन में जब इस तरीके का सीन होता है, देखिए हम लोग जब जीएसटीआर क्रेडिट नोट का डेटा हम लोग जब देते हैं, तब उसके अंदर स्पेसिफिकली अपन क्रेडिट नोट देते हैं, इनवॉइस नंबर देते हैं, सब चीजें देते हैं। सब देते हैं तो सब। गवर्नमेंट उसको अपने आप उसको रिड्यूस करके, अगर उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो उसको वो वापस से बताए ना। आज इवन होता भी है, इवन इवन अपन जब होता भी है। एनुअली जीएसटीआर 9 नहीं रिकंसाइल करते हैं, तब अपन वो भी चेक करते हैं ना सर। नहीं नहीं, होता भी है, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे सुनील जी ने क्वेश्चन पूछा ना कि मैंने वन में अपलोड कर दिया है, तो सामने वाले पार्टी के ओनली टू बी में शो हो रहा है। अगर सामने वाली पार्टी टू बी में शो होने के बाद में भी आईटी से रिवर्स नहीं करता, तो उसको भी नोटिस आएगा। मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, उसको भी नहीं, नोटिस पर आएगा। इसके अंदर मेरा गलती क्या है? मतलब क्या एज अ सेलर हम लोग तकलीफ में आ गए ना? मतलब गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू स्क्वीज। यस सर, आप तकलीफ में आ गए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन यही सब तो बिजनेस। सर इसका सॉल्यूशन ये है कि हम कैश में बिजनेस शुरू करें, जीएसटी सर्टिफिकेट मैं रेंडर कंफ्यूज करके। होगा। लेटर यहाँ पे अपन फोकस रखें, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। तो लेट अस गो फर्दर। ओके। जी जी। हाँ थैंक यू थैंक यू। अभी थैंक यू सर। एक एक्सपोर्ट में इससे आया है। एक मिनट पवन, हाँ हाँ भैया बोलो। इससे अच्छा तो हम जो जिस पार्टी का माल रिटर्न आ रहा है या शॉर्ट आ रहा है उसको ये बोले ना भाई तू डेबिट नोट बना के दे तो हम एक्सेप्ट करेंगे।
बहुत अच्छी बात है। अगर आप उसके डेबिट नोट उससे विथ जीएसटी अमाउंट का लिखा के ले लें तो बहुत अच्छी बात है कि आप बोलोगे सर सर देखो ये जो उसका डेबिट नोट है उसके अकाउंट्स का है और बुक्स का उसका अकाउंट है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहूँगा वेलकम। सर पर जो डिस्काउंट का डेबिट नोट कोई नहीं देता है। प्रॉब्लम ये आता है कि गुड्स रिटर्न का डेबिट नोट हो जाता है, नहीं नहीं डिस्काउंट घटाव काटने का नहीं देते हैं। नहीं नहीं, बात समझ में आ गई मेरे को आपको, लेकिन हाँ हम क्या बता रहे थे कि सामने वाले पार्टी का मेरे को कुछ तो पेपर चाहिए कि उसने अकाउंट में आईटीसी रिवर्स कर दिया है। एक तरह का अगर वो अपने को डेबिट नोट उसका दे देता है और अपने अपन अकाउंट पे रख लेते हैं तो ये एक तरह का कंफर्मेशन ही है कि उसने आईटीसी रिवर्स कर दिया। आप समझ गया? ये हम जीएसटी में स्टैंड रख सकते हैं, ये केस में पॉइंट रख सकते हैं। बहुत अच्छी पॉइंट है मेरे हिसाब से, हम सबको इसको कंसिडर करना चाहिए। यस भैया, कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और किसी का कोई पॉइंट है क्योंकि बाद में जाके नोटिस पे आने वाले हैं। ठीक है, तो आईजीएसटी में एक नया अपडेट है कि हम जो माल एक्सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट ने उसमें है ना एक पहला लाया था कि क्लास ऑफ पर्सन को हम लिमिट कर देंगे कि वो क्लास ऑफ पर्सन जब माल एक्सपोर्ट करेगा तो आईजीएसटी भर के वो एक्सपोर्ट कर सकता है और वो आईजीएसटी भरा हुआ उसको तुरंत रिफंड मिल जाता है। अब उन्होंने और एक अपडेट कर दिया है, दो चीजें, गुड्स और सर्विसेज वो भी वो नोटिफाइड करेंगे कि कौन सा गुड्स और कौन सा सर्विसेज के ऊपर वो ये बताना चाहेंगे कि इसको ये आप माल भेज सकते हो। अगर वो नहीं बताएंगे तो उसके आप माल विद टैक्स भेज नहीं सकते हो, आपको एलयूटी के अंदर में आपको एक्सपोर्ट करना होगा। दूसरा, अगर आपका माल एक्सपोर्ट ड्यूटी के अंदर में आता है तो आप उस पर रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो। ये सिंपल अमेंडमेंट इस बजट में आया है। चलिए हम जल्दी से 1A पर आ जाते हैं कि 1A में चेंजेस क्या हुआ है। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले पार्टी जीएसटीआर 1 बढ़ती है, सब इनवॉइसेस डेबिट और क्रेडिट शो करती है। उसके बाद में सामने वाली पार्टी जीएसटीआर 2B में शो करती है कि सब दिख गए कि नहीं दिखे। कुछ नहीं दिखा तो क्या होगा, ये पार्टी फिर से सप्लायर को इन्फॉर्म करती है सर आपका इनवॉइस दिखा नहीं है या आपने डेबिट और क्रेडिट नोट अपलोड नहीं किया है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, हम क्या करते थे उसको अगले महीने के 1 में अमेंड करते थे तो टाइम पीरियड हो जाता था, प्लस वो टैक्स हमको जो पता चल जाता था तो हम 3B में बढ़ते थे तो 3B और 1 में फर्क आता था। से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का टैक्स अमाउंट है 1 में अपलोड किया हुआ, फिर हमको पता चला यार 1 लाख नहीं वो तो 10 लाख था, एक जीरो रह गया उसके अंदर वहां पे, ठीक है ना, लेकिन 3B में तो हम 10 लाख बढ़ेंगे तो वहां पे डिफरेंस आ गया है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां डिफरेंस नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, सिर्फ और सिर्फ वहां जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B का डिफरेंस नहीं है, इसके लिए सिर्फ 1 है। फिर आपको क्या होगा, 14 तारीख के बाद में आपको ये ओपन हो जाएगा। जैसे जीएसटीआर 1 का आपका डेट खत्म हो जाएगा, मेरे से 11 है, 12 तारीख को ओपन हो जाएगा। 12 तारीख को आप वो जाके आप जब 20 तारीख तक जब तक 3B भरोगे तब तक जाके आप उसको अमेंड कर सकते हो और उसको आप 1 लाख का 10 लाख कर सकते हो। तो 10 लाख होने के बाद में सवाल दो खड़े होते हैं कि क्या मेरा, ये देखिए 1 भरा, 2B भर दिया, 3B में आ गया। 1A में भरने के बाद में उसकी लायबिलिटी आपकी 3B में दिख जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, 1A में भरने के बाद में 3B में आपकी लायबिलिटी दिख जाएगी, मतलब आपको भरना होगा पैसा। लेकिन सामने वाली पार्टी को तो आपने 1 लाख का 10 लाख किया है, वो 9 लाख का क्रेडिट है ना, अगले महीने ही मिलेगा उसको, तो अपने 2B में अगले महीने में ही दिखेगा, इस मंथ में नहीं दिखेगा। मैं रिपीट करता हूं, इस मंथ में नहीं मिलेगा, भले ही आपने करेक्शन कर दिया है लेकिन चूंकि डेट चली गई 11 तारीख की, अब वो उसको नहीं दिखेगा, अगले महीने में ही दिखेगा। इसलिए यहाँ ये दिखा रहा है कि 1A में चेंज करने के बाद में 3B की लायबिलिटी में तो आपको उसी महीने भरना होगा, लेकिन अगले पार्टी के 2B में अगले महीने में दिखेगा। यहाँ पे किसी को कोई शंका है तो हम 2 मिनट रुकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को 1A में कोई शंका है, बोलो प्लीज। और एक 1A में एक और खासियत बात है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखो जिसका मंथली है वो 12 तारीख को खुलेगा, जिसका क्वार्टरली है वो क्वार्टर एंड होने के बाद में 14 अक्टूबर के, मतलब वो उसके बाद ही खुलेगा। यहाँ मैं एक आपको बात कहना चाहूंगा, ये रहा देखो, एक बार आपको सपोज आपने 11 तारीख को आपने अपलोड कर दिया वन और 12 तारीख को पता चल गया कि आपको कुछ करेक्शन है, तो आप क्या कर सकते हो, 1A को सबमिट मत करो, 1A में जाके सिर्फ वो एडिट करके वो इनवॉइस चेंज और सेव करके रखो, और जब भी 3B भरो उसके 2 दिन पहले जब फाइनल करोगे ना तो और भी कोई करेक्शन है तो आप और भी करेक्शन कर सकते हो। लेकिन क्या होगा, सपोज आपने सेव करके सबमिट नहीं किया, हम जब आपका 3B भरेंगे ना हमको एरर आएगा, क्या एरर आएगा कि आपका 1A अभी भी पेंडिंग है, फिर आपको हमको बोलना होगा 1A क्लोज करो, सबमिट करो
और फिर हम आपका 3B भरेंगे। तो यहाँ पे एक फायदा है कि आप जाके 1A में अगर आप फॉर्म सेव भी करोगे तो भी वो 3B याद रखेगा कि नहीं उसको क्लोज करना है, और तभी वो आपका 3B जा पाएगा। तो मतलब आपको कॉन्फिडेंट नहीं है या और भी कोई चेंजेस होने वाले हैं, तो जैसे जैसे होता है आप वहां पे 1A में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे किसी को कोई शंका है तो बोलो, क्योंकि ये नई चीज है। 1 2 पहले 1 था, 3B था, अब ये 1A भी बीच में आ गया है, 2B भी था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, शायद किसी की कोई शंका नहीं, की बहुत सिंपल सी बात है। अमेंडमेंट जो हम अगले महीने करते थे वो इसी महीने में हमारा हो जाएगा। मैंने कहा था सेक्शन 73 और 74 क्लोज हो गए हैं। 73 कब लगता है, देखो यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है आपको यहाँ पे सामने, कि जब बोनाफाइड केस रहता है जहाँ फ्रॉड नहीं रहता है। 74 कब रहता है, जहाँ फ्रॉड रहता है। अब नया क्या हो गया, सर मिक्स खिचड़ी बना दी पूरी पूरी। तो क्या हो गया, 73 में विदाउट फ्रॉड, 74 में विद फ्रॉड, 74A में सब कुछ आ गया। अच्छा, इसमें इशू करने का क्या है ऑर्डर। अब ये खास बात देखो, यहाँ पे क्या है कि शोकॉज नोटिस कब तक इशू कर सकते हैं, 3 साल जो भी डेट है, 3 years फ्रॉम द एनुअल रिटर्न। मतलब सपोज अभी 23-24 का अगर मैं ये कहूंगा दिसंबर 24 से दिसंबर 25, दिसंबर 26, दिसंबर 27, दिसंबर 27 तक वो आपको ऑर्डर रेज कर सकते हैं, ऑर्डर। और दिसंबर ऑर्डर के 3 महीने पहले नोटिस भेज सकते हैं, मतलब दिसंबर 27 तक मेरे को वो ऑर्डर भेज सकते हैं। अब देखते हैं 74 में कब होता है, दिसंबर 28, दिसंबर 29, दिसंबर 29 तक वो आपको ऑर्डर दे सकते हैं, और 3-6 महीने पहले आपको वो नोटिस दे सकते हैं। दोनों ही बंद हो गए। अब इसमें हम देखते हैं कि अब क्या हो गया है। अब ये हो गया है कि आपको 12 month फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस, मतलब 12 महीने और 42 मंथ। कितने महीने हो गए आपके, 42 प्लस 12 मतलब 654, प्लस 9 महीना आपका एनुअल रिटर्न का, मतलब 63 महीना हो गया। पहले कितने थे, 5 into 12 plus 9 मतलब 69 मंथ था पहले, टोटल 69 मंथ था फ्रॉड के लिए, है ना। अब इन्होंने सब कुछ मर्ज कर दिया, 63 मंथ डाल दिया यहाँ पे, और प्लस 6 मंथ अगर उनको लगा तो वो एक्सटेंड कर सकते, तो इन ऑल 69 हो गया। तो सबको उन्होंने फ्रॉड की कैटेगरी में डाल दिया। आपको बात समझ में आ रही है मेरी, मतलब आपको पहले वो टाइम लिमिट कम था नोटिस भेजने का, उन्होंने अभी 63 महीना डाल दिया है। मतलब मार्च 24 से 63 महीना तक आपको नोटिस, आपको ऑर्डर भेज सकते हैं, और 42 महीने तक, 42 प्लस 9 51 महीने तक आपको नोटिस भेज सकते हैं। तो ये आपके ऊपर कितना बड़ा बोझा डाल दिया है मैं बता नहीं सकता आपको। किसी को नोटिस आएगी तो पता चलेगा कि भाई कब तक वो पीछे जाके अपने पे तकलीफ दे सकते हैं। एक तरीके से हम सबके तो फ्रॉड वाले केस में आके बैठ गए हैं, भले आप जेन्युइन हो या नहीं हो। पेनल्टी का मैं आपको, ये बहुत सिंपल है। पेनल्टी जो पहले था ना, 73 में पेनल्टी पहले भी था, जो आप शोको नोटिस के पहले भर दो, आप शोको नोटिस दिया 3 दिन के पहले भर दो, आपको ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर पर दिया है आपने तो 10% का टैक्स आप पे कर दीजिए, या 10,000 रुपये ज्यादा जो भी है। तो 74 में था 15, 25, 50, 100, मतलब 15 शोकॉज नोटिस के पहले, 25 शोकॉज नोटिस आने के बाद में, और 50% आपका ऑर्डर होने के 30 दिन के बाद में, और बाद में 100% आपको भरना पड़ता था। 74A ने क्या कर दिया है, सेम जैसे 76-74 था उसको मिक्स खिचड़ी बना दी पूरी पूरी। तो पेनल्टी वो के वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इतना है कि आपका केस ओपन हो जाएगा बहुत लेट तक भी। ये प्रॉब्लम सबको हो गया है। तो ये एक जानकारी थी मेरे पास से, तो जो मैंने सबको शेयर कर दिया है। और किसी को कोई शंका है तो पूछिए, मेरे हिसाब से सभी ने बहुत अच्छा साथ दिया है। सर एक ही मुझे एक शंका थी। हाँ अभी आप जी स्टार उनके लिए मैं पीछे जाता हूँ फिर से। हाँ अपने जी स्टार 1A जो निकाला है, सपोज हाँ। मैंने उस 12 तारीख को नहीं किया और नेक्स्ट मंथ में किया, तो चलता है कि नहीं चलता अभी? नहीं वापस बोलो, आपने 11 तारीख को आपने अपलोड कर दिया है ना। 12 तारीख को अपलोड किया, सामने वाली हाँ पार्टी ने बोला 12 तारीख को मेरा बिल नहीं दिख रहा है हाँ ना। ठीक है। हाँ सपोज उस टाइम मैंने नहीं किया, नेक्स्ट मंथ हाँ में किया, तो चलता है कि नहीं हाँ, चलता? चलेगा ना, आपके ऊपर है। वन वो आईटीसी तो नेक्स्ट ईयर ही में, नेक्स्ट मंथ ही मिलेगा। यस, मैंने क्या बोला आपको, सपोज आपने 1 लाख रुपीज का टैक्स था, लेकिन हाँ एक्चुअल में था 10 लाख रुपीज का। तो अगर आपको 9 लाख रुपीज अगले महीने के 3B में दिखाओगे तो आपको 9 लाख पे इंटरेस्ट लग जाएगा ना। तो जी। सभी क्या कर रहे थे, 10 लाख का सही लाइबिलिटी 3B में शो कर रहे थे, लेकिन उनको
1 वर्सेस 3B की नोटिस आ रही थी ऑनलाइन ऑटोमेटिक, वो नहीं, वो बंद करने के लिए सिर्फ उनका एक प्रावधान, उनका एक ही मकसद है कि आपका 1 और 3B टैली हो, सामने वाले पार्टी को क्रेडिट कब मिलता है उनको उससे कोई मतलब नहीं, वो अगले महीने लेगा, ओके ऐसा हो गया। तो आप अगले महीने भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपके ऊपर है। 1A ये एडिशनल फैसिलिटी है, आपको यूज करना है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इतनी दिक्कत क्यों बढ़ा रहे हैं? सर दिक्कत तो ये लॉ ऐसा है कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, और इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि, क्योंकि एक्चुअली क्या है, एक्चुअली लॉ तो कॉम्प्लिकेटेड ही है, उसके अलावा अभी ये कोविड के बाद में डाटा साइंस में फिर से क्या कहता हूँ, हर एक सेमिनार में ये कहता हूँ, डाटा साइंस अभी बहुत बड़ा हो गया है। आपके बारे में आपसे भी ज्यादा आपका मोबाइल जानता है, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या मैसेज पढ़ते हो, किस ऐप पे कितना टाइम लगाते हो, कहाँ देखते हो। आप किसी से फ्रेंड से बात करोगे कि मुझे शूज चाहिए, तो गूगल सुन लेता है ये कुछ शूज चाहिए, तो आपको शूज दिखाना शुरू कर देता है। जब यहाँ तक आपका मोबाइल काम कर रहा है, तो क्या टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ने अरबों खरबों 6-6 हजार करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने इंफोसिस को देने के लिए। इतना जब खर्चा करेंगे तो डाटा एनालिसिस वो बहुत कुछ करेंगे आप, तो डिपार्टमेंट के पास में आपसे ज्यादा आपके बारे में जानकारी है, आगे जाके बहुत आसानी से नोटिस आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने एक इनवॉइस बनाया, उसका इनवॉइस भी कर दिया, फिर पता चला कि वो तो गलत हो गया है, उसमें पार्टी का नाम गलत डाल दिया गया है, तो 1 अपलोड होने के पहले आप क्या करोगे, वो इनवॉइस को करेक्ट कर दोगे। लेकिन इनवॉइस में तो गलत जीएसटी नंबर चला गया ना, फिर जैसे आप 1 अपलोड करोगे तो सिस्टम क्या करेगा, 1 को इनवॉइस से मैच करेगा, और जहां डिफरेंस आएगा आपको नोटिस भेज देगा। तो नोटिस भेजना तो बहुत आसान है इनवॉइस के बाद में भी, तो कोई ऑप्शन नहीं है, वी नीड टू फेस इट। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से रखिए, साबुत रखिए, कोई भी नोटिस आया हम उसको इजीली फेस कर सकते हैं और उसको ड्रॉप भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि लेकिन अपने को यहाँ पे मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट 15% केस ही जीतता है, 85% केस हारता है। लेकिन वो कहाँ हारता है, वो ट्रिब्यूनल में हारता है, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं हारता है, ना ही अपील में हारता है, फर्स्ट अपील में। सेकंड अपील जब हम करते हैं ट्रिब्यूनल, जो कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रहती है, जहां कोर्ट की तरह काम होता है, वहां हमको न्याय 100% मिलता ओके सर। और ये एमनेस्टी स्कीम कब आने वाली है अभी है? है। एमनेस्टी सिस्टम जैसे बजट पास होगा ना, बजट पास होना चाहिए, शायद आज तक पास भी हो गया है, इसके बाद में सभी के सभी स्टेट्स अपना अपना बजट पास करने चाहिए, उसको 2-3 महीने लगेंगे, मेरे हिसाब से दिसंबर तक आ जाएगी एमनेस्टी स्कीम। ओके सर। हाँ, उसके बाद में फिर अपन बैठ जाएंगे सब जन, जो जो करना है। और चलिए किसी को थैंक यू सर। क्वेश्चन का है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप सबने समय दिया, और समय निकाल के आप यहाँ पे आए, तो हम ये मीटिंग हम अभी यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।